हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में। मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, आप अंत तक इन्हें जरूर देखें। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी की सभी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आपके सामने मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। बहुत कम प्रश्न हैं, बहुत कम समय में यह सॉल्व हो जाने वाले हैं। सिर्फ आप इन्हें देखिए और नोट करिए। तो पहला प्रश्न है, बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बैसवाड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वह है अवधी। अवधी को, बैसवाड़ी को अवधी भी कहा जाता है। अवधी नाम अधिक प्रचलित होने की वजह से इसे बैसवाड़ी ना बोल के अवधी ही बोला जाता है। देखिए मित्रों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको यह पसंद आता है तो। और इस प्रकार के अगर आपको प्रश्न और चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रकार के प्रश्नों को और लेके आऊं जो आपके लिए उपयोगी हैं, चाहे वह बीएड के एग्जाम के लिए हों, हिंदी की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हों, यूटेट, सीटेट, नेट, खासतौर पर नेट और एलटीई वगैरह के लिए, अगर आप चाहते हैं इस प्रकार के प्रश्न मैं बार बार लेके आऊँ तो इसे लाइक करिए, औरों तक भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मैं और भी वीडियो आप तक ला सकूं। तो चलिए देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लहदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो लहदा अपभ्रंश जो है, लहदा जो भाषा है उसका विकास हुआ है पैसाची से। ध्यान रखिए, लहदा का विकास, लहदा भाषा का जो विकास है वह पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पहाड़ी जो भाषा है उसका विकास हुआ है खस अपभ्रंश से। ध्यान रखिए, खस से पहाड़ी का विकास माना जाता है और यह प्रश्न कई बार आ चुका है। अगला हमारा जो प्रश्न है, इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जो देवनागरी लिपि का उल्लेख है, आपने कई बार पढ़ा होगा सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, अशोक के शिलालेख के बारे में, सारनाथ के बारे में, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि देवनागरी लिपि का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो देवनागरी लिपि का जो उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वह जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हर जगह। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? कई बार आपने देखा होगा वर्ण रत्नाकर सबसे पहला प्रश्न रहता है कई सारे एग्जाम में। तो वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता है, वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है? तो यह है ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। अगला प्रश्न है, इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? तो दामोदर शर्मा की कृति वर्ण रत्नाकर, संदेश रासक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या शब्दानुशासन? तो वर्ण रत्नाकर अभी आपने पढ़ लिया है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। संदेश शासक यह नहीं है, शब्दानुशासन हेमचंद्र की है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसका सही आंसर है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का जो सबसे पहला कवि है वह स्वयंभू को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए, अर्थात गलत जो जोड़ा है उसे चयन कीजिए। तो रचनाएं विद्यापति की कीर्तिलता है, बिल्कुल सही है, आप इसे कई बार पढ़ चुके हैं। हेमचंद्र का शब्दानुशासन है, ये भी सही है। अच्छा मित्रों, कई जगह हेमचंद्र लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह हेमचंद्र लिखा हुआ मिलता है, तो इस पे कंफ्यूज ना हो। इसको आप जैसे याद कर सकते हैं वैसे करिए। मेरे पास अधिकतर जगहों में हेमचंद्र लिखा हुआ है, इसलिए मैं हेमचंद्र ही रीड कर रहा हूँ। तो अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर, यह बिल्कुल गलत है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का है और यहाँ पर लिखा हुआ है दामोदर शर्मा। और राम सिंह का पाहुड़ दोहा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर। अगला हमारा प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ? तो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जैन साहित्य में हुआ। हालांकि प्राकृत भाषा में
जैन साहित्य लिखा गया, लेकिन जो जैन साहित्य है अपभ्रंश भाषा का भी प्रयोग, प्राचीनतम प्रयोग मतलब पहला प्रयोग या पुराना प्रयोग कहाँ पर हुआ, तो जैन साहित्य में ही हुआ, क्योंकि प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ था। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने दिए हैं? अपभ्रंश के नागर, उपनागर और ब्राह्मण 3 भेद यह किसने दिए हैं? तो यह 3 भेद दिए हैं मार्कंडेय जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? हम इस पर भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। पहला ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, दूसरा है पाहुड़ दोहा, शब्दानुशासन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो जो अपभ्रंश का व्याकरण है वह है शब्दानुशासन। यह हेमचंद्र द्वारा लिखा गया था, यह हेमचंद द्वारा लिखा गया था। यह गुजरात के रहने वाले थे। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा जिले में है। अगला प्रश्न हमारा है, फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इसमें से क्या है? हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली जो बोली है वह है अवधी। आप सब जानते हैं इस बात को। अयोध्या के आसपास का जो जिला है, जिले का नाम ही इस प्रकार से है। तो अगला हमारा प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था? तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से था। इस बात को ध्यान रखेंगे। मैं एक विस्तृत एक वीडियो लाता हूं जो संप्रदाय और उससे संबंधित जो लोग हैं उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी ये आप देख रहे हैं गौड़ी संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु हैं। उसी प्रकार कई बार शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, सखी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि विष्णु जी कहाँ के हैं, रामानंद, और इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किस किस से है करके। तो हम इस प्रकार से एक वीडियो लेके आते हैं विस्तृत। अगला जो प्रश्न है यह है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें हमें देखना है, 1 मिनट वेट करेंगे। कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। दूसरा है, बंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई। तीसरा है, पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ। चौथा है, सिंधी भाषा ब्राह्मण अपभ्रंश से तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा बी, बंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुई। यह इसका गलत आंसर है। और यह जो सारे तीनों आंसर हैं ए सी डी, यह बिल्कुल सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो जो इनमें से वियोगात्मक भाषा है वह है अपभ्रंश। अपभ्रंश बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सब संयोगात्मक भाषा है। अपभ्रंश जो है वह वियोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? यह प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी तो उस समय बोलचाल की भाषा हमारी देश भाषा थी। अगला प्रश्न है, क्योंकि हिंदी तो बाद की भाषा है, पाली पहले की भाषा है, तो उसमें देश भाषा। इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? देखिए, इनमें से कौन सी जो कृति है, कहता है राम भक्ति शाखा से नहीं है। सबसे पहला है भरत मिलाप, दूसरा है हनुमान नाटक, तीसरा है चित्रावली, उसके बाद है रामाष्टयाम। तो इसमें से जो चित्रावली है वह राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। अगला है प्रश्न, भला हुआ जो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अच्छा सही है, भला हुआ जो मरिया बिहड़ी म्यारा कंतु, इसका अर्थ है अच्छा हुआ हे सखी, यह अच्छा हुआ कि मेरा जो पति है वह मारा गया या फिर वह शहीद हो गया, अच्छा है। तो यह पंक्ति किसकी है, यह पूछा गया है। तो यह इस पंक्ति का अर्थ था। तो इसका जो सही आंसर है वह है मुंज कवि। अच्छा मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भला हुआ जो मरिया विहड़ी म्यारा कंतु, मेरे अनुसार इसका सही आंसर मुंज कवि है, लेकिन इसका आंसर आप लोग देख लेंगे। आपके लिए ये होमवर्क हो गया, क्योंकि कई जगह इसका आंसर अलग दिया गया है।
तो प्लीज़ आप इस प्रश्न को सर्च करिए, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूज्ड कर रहे हैं। मेरे अनुसार इसका आंसर मुंशी कवि होता है। अगर आपको इसका आंसर कहीं मिलता है, इससे अलावा कोई दूसरा आंसर मिलता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे बताइए कि इसका आंसर यह है। मैंने काफ़ी सर्च किया है, जिसके बाद मुझे मुंशी कवि ही इसका आंसर मिला है। अगर आपको कोई दूसरा आंसर मिलता है तो आप जरूर सर्च करिए। अगला प्रश्न है, सही जोड़े को छांटिए। कुछ कवि दिए गए हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि सही कौन सा है। पुष्पदंत भविष्यत का कहा, यह बिल्कुल गलत है। स्वयंभू पौमचर्यु बिल्कुल सही है। राम सिंह शब्दानुशासन बिल्कुल गलत है। देवसेन महापुराण बिल्कुल गलत है। तो जो हमारा सही आंसर है वह है स्वयंभू का पौमचर्यु। तो पौमचर्यु जो है वह स्वयंभू का है। अगला हमारा प्रश्न है, वेट करेंगे। अगला प्रश्न है, सत्यवती कथा का रचनाकार इनमें से कौन है? तो सत्यवती कथा का रचनाकार है, सत्यवती कथा, ईश्वरदास। तो सत्यवती कथा के जो रचनाकार हैं वह ईश्वरदास हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पंद्रह 1540 ईस्वी में अवधी भाषा किस महाकाव्य की रचना हुई? 1540 ईस्वी में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई? तो 1540 ईस्वी में जो महाकाव्य की जिस महाकाव्य की रचना हुई थी वह है पद्मावत। 1540 ईस्वी में तो पद्मावत की रचना जो है 1540 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न इसी से संबंधित आ जाता है, इन पुस्तकों के रचनाकाल को सुमेलित कीजिए। पुस्तक का नाम है और उसकी तिथि है या फिर रचनाकाल है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, पद्मावत 1503 ईस्वी दिया गया है, मधुमालती 1540 ईस्वी दिया गया है, मधुमालती 2 बार आ गया है यहाँ पर, ये हो जाएगा मृगावती। यहाँ पर हम मृगावती लिख देते हैं, मृगावती। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर टाइप में गलत हो रखे हैं, मृगावती। तो जो पद्मावत है, पद्मावत की रचना हुई थी, आपने अभी देखा था 1540 ईस्वी में। पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में, इसे आप सब सही कर लेंगे। उसके बाद मधुमालती जो है, मधुमालती की रचना हुई थी 1545 ईस्वी में। उसके बाद अगला है मृगावती। मृगावती की रचना हुई थी 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में। और अंतिम है चंदायन। चंदायन की रचना हुई थी 1379 ईस्वी, 1379 ईस्वी। ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि यह कम से कम नेट के एग्जाम में तो यह आता ही आता है। तो पद्मावत आपका 1540 ईस्वी हो गया। मधुमालती आपका मैंने बता दिया है 1545 ईस्वी हो गया। मधुमालती 1545 ईस्वी हो गया। और जो चंदायन है वह 1379 ईस्वी हो गया। और यह मधुमालती यहाँ पर ना हो कि यहाँ पर है मृगावती। हम मृगावती के बारे में दोबारा से लिख देते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर हौच पौच हो रहा था। मृगावती, तो मृगावती की जो रचना हो रखी है वह है आपका 1503 ईस्वी। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसे ज़्यादा समय दिया है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, इनमें से कौन सी कृति ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है? तो ध्यान देंगे, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा में मृगावती नहीं लिखा गया। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल मैं आपको यह डेमो दे रहा हूँ कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो ब्रज भाषा में नहीं लिखी गई है कृति वह है मृगावती। प्रेम वाटिका ब्रज भाषा में, भंवर गीत आप सब जानते हैं ब्रज भाषा में, सुरसारावली ब्रज भाषा में है, लेकिन मृगावती जो है वह अवधी भाषा की रचना है। मृगावती 1503 ईस्वी में लिखी गई थी, इससे पहले हम उसे पढ़ चुके हैं। तो यह थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों, अगर यह आपको ये जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर दिए हैं, बहुविकल्पीय जो दिए हैं, यह अगर आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें। उसके साथ साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके।
अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि इस प्रकार के वीडियो हम और लाएं या हमें इसे यहाँ पर रोक देना चाहिए। धन्यवाद।